हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पेज नंबर 50 को हाफ कंप्लीट किया था। अभी इस पार्ट में हम लोग उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। इस पार्ट में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे एंड एटसेट्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। In the power plant based on nuclear energy, also steam turbine is used to rotate the generator। इसमें भी सेम वही टेक्निक है कि स्टीम टर्बाइन यूज़ करेंगे जनरेटर को रोटेट करने के लिए। बस न्यूक्लियर एनर्जी किस तरह से क्रिएट करेंगे लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो देखते हैं हम लोग। However, here the energy released by the fission of nuclei of atoms like uranium or plutonium is used to generate the steam of high temperature and high pressure. The energy in the steam rotates in the turbine, which in turn drives the generator producing electricity. The flow chart of nuclear power plant is shown in figure 5.8। फिगर 5.8 में आप लोग देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, सबसे पहला तो वही है न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फिजन, और उसका फ्यूल क्या है, यूरेनियम और प्लूटोनियम। आगे देखिए, सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर। अब सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर के लिए क्या यूज़ करें लोग, सिस्टम फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टीम बैक इनटू द वाटर, मतलब सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर। सबसे पहले कि न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर रिएक्टर लेंगे, ठीक है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, फ्यूल क्या होगा, यूरेनियम और प्लूटोनियम। इसके बाद क्या होगा कि एक सिस्टम होगा जो इस स्टीम को, इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा। स्टीम कन्वर्ट करेगा तो स्टीम से टरबाइन चलेगा, और टरबाइन से जो वापस स्टीम मिलेगा उसको वापस वाटर में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन टरबाइन से जनरेटर पहले ही रोटेट हो चुका है, तो जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल जाएगी। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मली आप लोग खाली पढ़ेंगे एक के बाद एक स्टेप वाइज, तो आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दस हियर न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम। Kinetic energy of steam is converted into kinetic energy of turbine, and finally the kinetic energy of turbine is converted into electrical energy via generator. The step-by-step transformation of energy is shown in figure 5.5. 5.5 में आप लोग देख लीजिए, न्यूक्लियर एनर्जी से थर्मल एनर्जी में, थर्मल से वापस काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम, फिर काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। When neutron is bombarded ऑन एटम ऑफ यूरेनियम 235, बम्बार्डेड यानी कि 235 का एक एटम लिया, उसको एक प्रॉपर इक्विपमेंट में रखा और उस पर एक न्यूट्रॉन का जो एटम है उसे रिलीज किया। इट एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू इट्स आइसोटोप यूरेनियम 236। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। यूरेनियम 236 बीइंग एक्सट्रीमली अनस्टेबल कन्वर्ट्स इनटू एटम्स ऑफ बेरियम and krypton through a process of fission, releasing 3 neutrons and 200 MeV million electron volt. The 3 neutrons generated in this process cause fission of 3 other uranium 235 atoms, releasing more energy। ठीक है, आपको अभी पेज नंबर 51 पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। अब उस डायग्राम के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपका एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, सबसे पहले एक न्यूट्रॉन है। अब इस न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन को किस पे बम्बार्ड करेंगे हम लोग, यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235 पे बम्बार्ड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यूरेनियम 236। ठीक है, अब यूरेनियम 236 में से हमें कुछ अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। वो अलग अलग चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या मिलेगा, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 MeV। ठीक है, अब इससे हमें क्या मिलेगा, और सबसे पहले बेरियम मिलेगा और क्रिप्टन मिलेगा। ठीक है, बेरियम और क्रिप्टन मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा हमें, और हमें मिलेगा 3 और अलग अलग न्यूट्रॉन। क्या मिलेगा, 3 और अलग अलग न्यूट्रॉन। अब इन 3 अलग अलग न्यूट्रॉन को
वापस 3 अलग अलग यूरेनियम पे हम लोग बम्बार्ड करेंगे, तो वापस वो 235 पे बम्बार्ड करेंगे। ये एक पर्टिकुलर स्टेप जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेप दिख रहा है आपको, ये पर्टिकुलर स्टेप जो है अब हर एक न्यूट्रॉन के साथ फॉलो किया जाएगा। एक न्यूट्रॉन 235 पे बम्बार्ड किया जाएगा, 236 मिलेगा, तो वापस बेरियम क्रिप्टन 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। तो हमारा जो एम ऑब्जेक्टिव होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उनका जो लोग जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को अपने यूज़ के लिए कन्वर्ट करना, ठीक है। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। और ये जो रिएक्शन होता है ये कंटिन्यूसली होता जाता है, ये वाला रिएक्शन, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजन, ठीक है। ये वाला रिएक्शन क्या है हमारा, फिजन, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली होता रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूक्लियर फिजन 5.10 के जो फिगर दिख रहा है आपको, उसमें भी कुछ ऐसा ही सिमिलर दिया हुआ है, लेकिन उसको और आगे प्रोसेसेस तक उसको दिखाया गया है आपको। स्कीमेटिक ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब स्कीमेटिक में आप लोग देख लीजिए, न्यूक्लियर रिएक्टर है, कंट्रोलर पॉड्स है, पंप है, बॉयलर है। बॉयलर में वापस पंप लगा है, जो उसमें से स्टीम निकलेगा तो टरबाइन रोटेट होगा। जनरेटर है, जनरेटर में वार्म वाटर, कूलिंग टावर, अलग अलग तरह के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनसे हम पहले भी फेमिलियर हो चुके हैं। आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं। अ न्यूक्लियर पावर प्लांट डज नॉट यूज फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, देयरफॉर प्रॉब्लम्स लाइक पॉल्यूशन डू नॉट राइज। तो अब इसमें कोल जैसा फॉसिल तो यूज़ नहीं होता है, तो पॉल्यूशन वाला जो प्रॉब्लम है वो तो असाइड हो जाता है। ऑल्सो इफ सफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल इज अवेलेबल, दिस कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउएवर देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर पावर जनरेशन। अच्छा सोर्स तो है ये एनर्जी क्रिएट करने का, ट्रांसफॉर्म करने का अपने यूज़ के लिए, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स देखते हैं क्या क्या है। द प्रोडक्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स आर ऑल्सो रेडियोएक्टिव एंड इमिट हार्मफुल रेडिएशन। द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर वेस्ट। तो इसमें से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये भी क्या है, एक तरह से हार्मफुल है, और इसे किस में इंक्लूड किया जाता है, न्यूक्लियर वेस्ट में इंक्लूड किया जाता है। हाउ टू डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट सेफली इज अ बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। अब न्यूक्लियर वेस्ट को किस तरह से पूरी तरह से डिस्पोज करें कि उसमें से कोई भी रेडिएशन ना निकले और किसी को हार्म ना हो, ये एक बड़ा चैलेंज है साइंटिस्ट के सामने। एन एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी वेरी फेटल, दिस इज बिकॉज द एक्सीडेंट में रिजल्ट इन रिलीज ऑफ वेरी हार्मफुल रेडिएशंस। न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो भी रेडिएशन निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। आपने चेर्नोबिल के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप गूगल कर देख लीजिए कि उसकी हालत कितनी ख़राब है। वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से वहाँ पे इतना रेडिएशन है कि आज तक वहाँ पे कोई भी सिविलाइजेशन रह नहीं सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के आउटबर्स्ट के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा टॉपिक क्या दिया हुआ है, पावर जनरेशन प्लांट based on energy of natural gas. In this plant, the turbine is run by a gas at very high temperature and pressure generated by combustion of natural gas. A flow chart showing various stages in this power generation plant based on natural gas energy is shown in figure 5.12. ठीक है, तो फिगर 5.12 देखते हैं हम लोग क्या दिया है। compressor for pressurized air, combustion chamber, गैस टरबाइन, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, वापस जाते हैं इसके थ्रू और इस बार लिंक अटैच करते जाते हैं। कंप्रेसर फॉर प्रेशराइज्ड एयर, सबसे पहले तो एक चेम्बर की बात हो रही है यहाँ पे जिसके अंदर प्रेशराइज्ड एयर होगा। वो मतलब ज़रूरत से कम जगह में एयर को रखा जाएगा, जिससे क्या होगा कि उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा क्रिएट होगा। अब कंबशन चेम्बर नेचुरल गैस जिसमें होगा, जिसमें कि वो नेचुरल गैस को बर्न किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, गैस टरबाइन होगा। ठीक है, कंबशन चेम्बर के थ्रू होके ये जो प्रेशराइज्ड एयर है वो गैस टरबाइन में जाएगा, जिससे टरबाइन रोटेट होगा और फिर जनरेटर रोटेट होगा, और जनरेटर रोटेट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। There are three main sections in this type of plant. Pressurized air is introduced into the combustion chamber using a compressor. 3 सेक्शन का है यहाँ पे, ये जो पावर प्लांट है ये 3 सेक्शन का है। सबसे पहले सेक्शन में क्या होगा, प्रेशराइज्ड एयर जो है वो किससे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, नेचुरल गैस से कंबशन चेम्बर में यूजिंग अ कंप्रेसर। इन दिस कंबशन चेम्बर द नेचुरल गैस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ द एयर
एयर, प्रेशराइज्ड एयर के प्रेजेंस में नेचुरल गैस जो है वो बर्न होगा। द गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेटेड इन दिस चेम्बर रन्स द टर्बाइन। अब इतने ज़्यादा प्रेशर से जो गैस जनरेट होगी, इतने ज़्यादा प्रेशर और हीट से जो गैस जनरेट होगी, उसकी मदद से जो टर्बाइन है वो रोटेट होगा। देन द टर्बाइन देन ड्राइव्स द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन दिस प्लांट शोन इन फिगर 5.13। 5.13 देखते क्या है, केमिकल एनर्जी नेचुरल गैस, उसको कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। काइनेटिक एनर्जी कैसे जनरेट होगी कि प्रेशराइज्ड एयर को नेचुरल गैस वाले चेम्बर में रिलीज़ करेंगे, फिर वहाँ पे जो नेचुरल गैस है उसको हीट अप करेंगे। तो जब उसको हीट करेंगे तो जो प्रेशराइज्ड एयर और हीट एयर है दोनों कंबाइन होगा। इससे क्या होगा कि जो टर्बाइन है वो ज़्यादा स्पीड में घूमेगा। The efficiency of this type of power generation plant is higher than that of the power generation plant based on coal। तो जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल गैस के थ्रू जनरेट होती है। सॉरी। Moreover, since the natural gas does not contain sulfur, burning of natural gas results in less pollution. The schematic of power plant based on natural gas is given in figure 5.14। 5.14 देखिए, उसमें आपको देखिए पूरा स्कीमेटिक्स दिया हुआ है। फ्यूल है, कंबशन चेम्बर है और गैस टर्बाइन है, एमिशन ऑफ गैसेस है, जनरेटर है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं। ब्लू कलर का टेबल दिया है, उसमें कुछ प्लेसेस दिए हैं, स्टेट्स दिया है, वो प्लेसेस में कौन से स्टेट में वो पावर प्लांट है और उस पावर प्लांट से कितनी मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्या दिया है, समरल कोटा आंध्र प्रदेश 2620 मेगावाट, अंजनवेल महाराष्ट्र 2220 मेगावाट, बवाना दिल्ली 1500 मेगावाट एंड कोंडपल्ली आंध्र प्रदेश 1466 मेगावाट। तो ये अलग अलग जगह इंडिया में टॉप 4 जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस प्लांट, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। अगले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 53 पे। इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन एंड इन्वायरमेंट। Electricity generation based on fossil fuels like coal, natural gas and nuclear fuels like uranium and plutonium are not environment friendly. It means that if electrical energy is generated using these fuels, it can lead to environmental degradation. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों को रिलेट किस तरह से किया जाए। तो अब तक जितने भी हम लोगों ने पावर प्लांट पढ़े उसमें से नेचुरल गैस को छोड़ के मोस्टली सब में ही कोई ना कोई फ्लॉज हैं, प्रोज हैं और कॉन्स हैं। प्रोज में तो हमें फ़ायदा हो ही जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, लेकिन कॉन्स में हमें घाटा होता है कि एयर पॉल्यूशन होता है, सूट पार्टिकल्स हवा में रिलीज हो जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में नहीं भूल सकते हैं कि क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर में ही हमने पढ़ा है कि इन्वायरमेंट को कंजर्व और प्रिजर्व करना हमारा फ़र्ज़ है। तो अब इस बात से हम देखते हैं कि क्या क्या फ़र्क पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, हम लोग इन्वायरमेंट को कितना हार्म करते हैं और क्या हमें उसे रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। ठीक है। We have seen that the burning of fossil fuels like coal and natural gas leads to emission of certain gases and soot particles. This results in air pollution. ठीक है। तो अभी कोल से जो बर्न होता है, फॉसिल फ्यूल कोल जो होता है उससे जो बर्न होता है उससे क्या होता है, हवा में बहुत सारे अलग अलग तरह के गैसेस रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर एटसेट्रा एटसेट्रा, सूट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। तो इससे हवा में एयर पोल्यूशन तो पहले ही हो जाता है। इनकम्प्लीट कंबशन अफेक्ट्स आवर हेल्थ, इंक्रीजेज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इनकम्प्लीट फ्यूजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। It adversely affects our health, increases in percent of carbon dioxide in the air due to burning of fuels affect environment severely. तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। एडवर्स यानी बुरा असर पड़ रहा है। द फिनोमिना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक coal, diesel, petrol, etc. lead to problems like acid rain. Soot particles generated due to incomplete burning of fossil fuel cause air pollution. It can lead to problems related to respiratory systems like asthma. तो यहाँ पे बताया है कि जो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स यूज़ करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, कोल वगैरह, पेट्रोल, डीजल, इनसे बहुत सारी तरह के अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिससे जैसे कि एसिड रेन होता है। एसिड रेन मतलब एक्चुअल एसिड नहीं, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर के फॉर्म में और फिर उसकी जो रेन होती है उसको एसिड रेन बोलते हैं।
सूट पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि अस्थमा वगैरह। सूट पार्टिकल्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी भी एक बार बता देता हूँ कि सूट पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते हैं और एक सॉलिड फॉर्म में अपना जो शेप है वो मेंटेन करके रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, क्रूड ऑयल्स एंड नेचुरल गैसेस मीन्स LPG एंड CNG। ऑल्सो द रिजर्व्स फॉर दिस फ्यूल्स आर लिमिटेड। अब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग गए, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए ऐसे रिसोर्सेज बनाने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज बनाने के लिए जो कम हार्म करते हैं इन्वायरमेंट को, और ये भी लिमिटेड है। दे आर गोइंग टू डिप्लीट इन फ्यूचर में ये भी डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। It is said that with the current speed of their use, the coal reserves in the world would last for another about 200 years or so, and the natural gas reserve for about 2 to 300 years. तो कोल तो अगले 200 साल तक ही चलेगा, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो 200 से 300 साल तक चलेगा। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना बंद कर देंगे? क्या हम गाड़ियों में चलना बंद कर देंगे? क्या सोलार पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, ये सारे पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे? तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वी हैव ऑल्सो डिस्कस about the problems in use of nuclear energy like the disposal of nuclear waste and possibility of disaster due to accident in nuclear power plant। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हुआ और वहाँ पे किसी भी तरह का एक्सीडेंट हुआ तो उसके आसपास कई माइल्स तक, कई किलोमीटर्स तक रेडिएशन फैल जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे सिविलाइजेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा अगले कई सालों तक, कई डेकेड्स तक, कई सेंचुरीज तक। Considering all these points, it can be said that energy generation from fossil fuels and nuclear fuels are not environment friendly। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी जनरेशन है वो फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू और न्यूक्लियर फ्यूल्स के थ्रू जो जनरेट होगा इलेक्ट्रिसिटी वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ा है और न्यूक्लियर फिजन के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, यूरेनियम के बारे में पढ़ा है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हमने पढ़ लिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।